बच्चा पैदा होते उसे वापस भेज दिया जाएगा। ने किसी की बेटी को सजा दी, अम्मा ने जगह जगह मिठाई, उनकी बेटी ने खुद को सजा दी। 4 महीने बाद के साहबजान उम्मीद से है। हवेली में बड़े जश्न हुए, गुलाम माँ की कोख में ही मर जाए। इतनी तकलीफें उठाई है माँ, सिर्फ तेरी जरूरत है माँ। बहुत लड़ी मैं, जो को नहला धुला कर तैयार करा था। लाजो का निकाह कर दिया गया, तुम बादशाह बन गए और वो गुलाम। मेरे यहाँ बेटी पैदा सच निकल क्या साहब जान? बेटी छोड़ो मुझे, बताओ मुझको, मैंने ऐसे ही कह दिया था। मेरी बेटी कहाँ है? पता करो मेरी बेटी कहाँ है। बेटी हुई थी मेरे यहाँ। भूख तो लगी होगी ना? बेशक भूख ना लगी हो, लेकिन हैरत हो रही है। हाँ, आप क्यों मिन्नतें करेंगे? था मैं वहाँ जाती ही ना। मेरी बात सुनने वाली ने ये भी तो कहा था, उसको तो यकीन हो गया कि मुझे कौन बचाएगा, तो मुंह में अल्फाज रुकते ही नहीं। सुंदरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह। अब तुम इतने बड़े बड़े हो गए हो कि हमारे आगे जबान चलाओगे। मैं हलफ उठा चुका हूं कि मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को फौकियत नहीं दूंगा। तुम्हारा गला तो पैदा होते ही घोंट देता तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। मेरी बेटी यहाँ आई थी और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा पुप्पू, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं। लो, अब ये मुसीबत आई खड़ी। मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी। गुलाम, ये वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। ये मेरी है, मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगा। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से संदेह का नाम भी लिया पाए, तुम्हारी जुबान काट दूंगा। ऐसे कुछ नहीं होता। मुझे एहसान के पिंजरे में डालकर जिंदगी बख्शी गई। तुमने मुझे दान करने का सोचा भी ना, मैं अपनी जान ले लूंगी। कि मेरे जालिम बाप को तू अपने पास बुला ले। बाप ने मुझे बहुत दुख दिए। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। मैं किसी का ख्याल हूँ। कोई खलिश, कोई मलाल नहीं। एक बार फिर सोच लो, वो बादशाह है और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम। ये केवल आई थी आपके लिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। पी लें, तबीयत ठीक हो जाएगी। सुंदरी सिर्फ गुलाम की है बादशाह। तेरी हंसी में छुपी है मेरी दुनिया सारी, तेरा साथ हो तो लगे हर राह प्यारी। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली किस्त निहायत धमाका खेज होने वाली है। गुलाम जब सुंदरी और इसके वालिद की मैयत के साथ हवेली पहुंचेगा तो एक तरफ बादशाह को सुंदरी की आमद की खबर मिलेगी और दूसरी तरफ खुर्शीद को एक लाश के आने की इत्तिला दी जाएगी। बादशाह ना सिर्फ सुंदरी को पहचान लेगा बल्कि खुर्शीद भी आशिक अली की लाश देखकर गुस्से और सदमे से कांप उठेगी। वो सिर्फ अपने शौहर की मैयत ही नहीं देखेगी बल्कि अपने भाई जनादात की सच्चाई से भी पर्दा उठ जाएगा। आशिक अली ने गुलाम को मुकम्मल सच नहीं बताया था। अगर वो ये बता देता कि जनादात की बहन खुर्शीद ही इसकी बीवी है और सुंदरी इसी की बेटी है तो शायद कहानी का सस्पेंस वहीं खत्म हो जाता। इसलिए इसने आधा सच गुलाम के हवाले किया। मगर इसे सोचना चाहिए था कि जो शख्स अपनी बहन का ना हो सका वो इसकी बेटी का किया होगा। अगर गुलाम सुंदरी को सीधा जनादात के पास ले जाता तो शायद वो एक लम्हा भी ज़ाय न करता और इसे मार देता, खास तौर पर यह जान कर के वो खुर्शीद की बेटी है। गुलाम पहले ही जनादात के जुल्म का शिकार था, मगर फिर भी वो सुंदरी और इसके बाप की मैयत के साथ सुंदरगढ़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में गुलाम ने सुंदरी से पूछा,
तुम्हारे वालिद का इस हवेली से क्या ताल्लुक था। गुलाम के दिल में शक पैदा हो चुका था। इसे लगा जैसे इसकी माँ की तरह शायद कोई और भी जनादात के जुल्म का निशाना बना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी भी इसी की औलाद हो। मगर बेचारी सुंदरी को कुछ मालूम ना था। वो सिर्फ इतना जानती थी जितना इसके बाप ने बताया था। जब सुंदरी ने गुलाम से पूछा कि इसका हवेली से क्या ताल्लुक है, तो गुलाम ने कहा, मैं भी इस हवेली का हिस्सा हूँ, मगर हकीकत में एक मुलाजिम से ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते हुए इसे अपनी सौतेली माँ की वो बातें याद आईं कि तुम एक कमतर औरत के बेटे हो, इस खानदान का हिस्सा बनने का ख्वाब भी मत देखना। दूसरी तरफ जनादात के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो लड़की जिसे बादशाह बरसों से तलाश कर रहा था, अब खुद इसी की हवेली में आ गई। बादशाह इस वक्त अपने उहदे की हल्फ बर्दारी के लिए गया हुआ था, इसलिए इसे कुछ मालूम न था। जब एम्बुलेंस हवेली के दरवाजे पर रुकी तो गुलाम ने सुंदरी से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं अंदर जाकर बात करता हूँ। सुंदरी खौफजदा थी, ये जगह इसके लिए अजनबी थी। गुलाम सीधा दीजी के पास गया और आशिक अली का जिक्र छेड़ा। दीजी ने नाम सुनते ही पहचान लिया कि ये खुर्शीद का शौहर था, मगर इसने लाइल्मी जाहिर की और गुलाम को खामोश रहने को कहा। गुलाम को समझ आ गया कि सच छुपाया जा रहा है। वो मायूस होकर वापस आया। लाजो ने जब मैयत और सुंदरी को देखा तो हैरान रह गई। गुलाम ने इसे सारी हकीकत बताई। लाजो फौरन खुर्शीद के पास गई और बताया कि तुम्हारा शौहर तुमसे बेवफा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई और साजिश थी। तुम्हारी बेटी जिंदा है और गुलाम इसे ले आया है। ये सुनकर खुर्शीद दीवाना वार बाहर आई। शौहर की लाश और रोती हुई बेटी को देखकर वो टूट गई। वो सब के सामने चीख कर बोली कि ये सब जनादात का किया धुरा है। इसी ने उन्हें अलग किया, इसी ने धमकियां दी और इसी ने ये जुल्म किया। इसी दौरान बादशाह भी वापस आया। लाश और एक अजनबी लड़की को देखकर वो चौंक गया, मगर जब इसने सुंदरी को देखा तो इसकी आंखें ठहर गईं। वही लड़की जिसे वो तलाश करता रहा था। इसे अंदाजा हुआ कि ये इसकी खाला की बेटी है। सच सामने आते ही सुंदरी के दिल में जनादात के लिए नफरत भर गई। इसे यकीन हो गया कि इसके बाप का असल कातिल वही है। वो अपने बाप का बदला लेने का अज़्म कर लेती है। इसी दौरान बादशाह सबको जमा करके खुर्शीद से सुंदरी का रिश्ता मांग लेता है। खुर्शीद मान जाती है, मगर सुंदरी के दिल में गुलाम के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी है। जब इसे बताया जाता है कि दीजी ने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा है, तो वो समझती है कि बात गुलाम की हो रही है और वो हाँ कर देती है। मगर शादी के दिन इसे पता चलता है कि इसका निकाह गुलाम से नहीं बल्कि बादशाह से तय हुआ है। वो सब के सामने ऐलान कर देती है, मैं बादशाह से मोहब्बत नहीं करती, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही बादशाह और गुलाम के दरमियान तेरा नाम लूं तो दिल को सुकून आ जाए, तेरी यादों में खो जाऊं तो वक्त रुक सा जाए। दिल की धड़कन में तेरा ही नाम रहे, मेरी हर शाम में तेरा पैगाम रहे। तेरी बातों में कोई जादू सा है, मेरा दिल बस तेरा ही हो गया है। तेरी आंखों में मेरा जहां बसे, तेरी हंसी से मेरी दुनिया हंसे। दिल की खालिश तेरी याद में रोती है। हो जाता है। गुलाम जिसने हमेशा बादशाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया, अब अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा हो जाता है। वो इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं। महल की दीवारें एक बार फिर साजिशों, मोहब्बत और नफरत की गूंज से लरज उठती हैं और कहानी एक नए तूफान की तरफ बढ़ने लगती है। महल के बड़े हाल में हर तरफ सन्नाटा छा गया था। सुंदरी के अल्फाज अभी तक दीवारों से टकरा रहे थे। बादशाह की आंखों में पहली बार गुरूर के बजाय जख्म नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता गुलाम की तरफ बढ़ा। इसके कदमों की चाप ऐसी थी जैसे कोई फैसला जमीन पर लिखा जा रहा हो। तुमने मेरी वफादारी का यही सिला दिया। बादशाह की आवाज भारी थी। गुलाम ने नजरें झुकाने के बजाय सीधा बादशाह की आंखों में देखा। मैंने कभी अब से कुछ नहीं छीना, मगर मोहब्बत मांगी नहीं जाती, हो जाती है। ये सुनकर महफिल में खलबली मच गई। जनादात जो अब तक खामोश तमाशाई बना खड़ा था, इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कराहट आ गई। इसे वही चाहिए था, भाइयों के दरमियान दरार। सुंदरी ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरा निकाह जबरदस्ती हुआ तो मैं ये हवेली छोड़ दूंगी। मैं इस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिससे मोहब्बत ना हो।
खुर्शीद का दिल दुहुल गया। वो अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहती थी, मगर वो जानती थी कि इसकी बेटी का दिल गुलाम के नाम हो चुका है। बादशाह ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर इसने ऐलान किया, निकाह आज नहीं होगा। जब तक मैं खुद फैसला ना कर लूं, कोई रस्म अदा नहीं होगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। इसी रात जनादाद ने गुलाम को अपने कमरे में बुलाया। इसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। एक गुलाम हमेशा गुलाम ही रहता है। तुमने बादशाह के सामने सर उठाने की जुर्रत कैसे की? गुलाम ने पहली बार जनादाद के सामने अपना दर्द खोला। मैं गुलाम जरूर हूं, मगर बेगैरत नहीं। आपने मेरी मां से इसका हक छीना, मुझे बाप का साया ना दिया। अब मैं अपनी मोहब्बत भी खो दूं? नहीं। जनादाद का चेहरा सुर्ख हो गया। अगर तुमने पीछे कदम ना हटाया तो याद रखो, तुम्हारी मां की जिंदगी मेरे हाथ में है। ये धमकी गुलाम के दिल पर वार थी। वो जानता था कि जनादाद किसी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपने कमरे में बेकरार बैठी थी। इसे एहसास हो चुका था कि इसकी मोहब्बत गुलाम के लिए मुसीबत बन रही है। वो खिड़की के पास खड़ी रात के अंधेरे को देख रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और बादशाह अंदर आया। वो खामोशी से इसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या वाकई तुम इससे मोहब्बत करती हो? इसने धीमी आवाज में पूछा। सुंदरी की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा मजबूत। हाँ, और ये सच है जिसे मैं बदल नहीं सकती। बादशाह के चेहरे पर दर्द अब नुमाया था। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को दिल से चाहा, और वो भी मेरा ना हो सका। ये कहकर वो पलट गया, मगर जाते जाते इसकी आंखों में एक नया फैसला चमक रहा था। अगली सुबह हवेली में खबर फैल गई कि गुलाम को शहर भेज दिया गया है। किसी को मालूम ना था कि ये जनादाद की चाल थी बादशाह का फैसला। सुंदरी को जब पता चला तो इसका दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई खुर्शीद के पास गई, मगर खुर्शीद भी बेबस थी। रास्ते में गुलाम को कुछ गुंडों ने रोक लिया। ये सब जनादाद की साजिश थी। गुलाम पर हमला हुआ, मगर इसने पूरी ताकत से मुकाबला किया। जख्मी हालत में वो जमीन पर गिरा, मगर इसकी आंखों में हार ना थी। हवेली में इसी वक्त सुंदरी को एक खत मिला। गुलाम का खत। अगर मैं वापस ना आ सका तो जान लेना कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, मगर अगर जिंदा रहा तो किसी भी दीवार को हमारे दरमियान नहीं आने दूंगा। सुंदरी की आंखों से आंसू बह निकले। इसने फैसला कर लिया कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। वो खुद सच को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए इसे पूरे खानदान के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। उधर बादशाह को भी खबर मिली कि गुलाम पर हमला हुआ है। इसके दिल में अजीब कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ इसकी अना, दूसरी तरफ बरसों की दोस्ती। आखिरकार वो खुद गुलाम को तलाश करने निकल पड़ा। रात के अंधेरे में 3 रास्ते एक जगह आकर मिल रहे थे। गुलाम की जख्मी सांसें, सुंदरी का अज़्म और बादशाह का फैसला। कहानी अब मोहब्बत से बढ़कर जंग बन चुकी थी, और हर किरदार अपनी हदों को पार करने के जनादाद ने महसूस किया कि अगर आज वो खामोश रहा तो कल इसका नाम तक मिट जाएगा। इसने अचानक जोर से कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा जिसमें तंज भी था और पागलपिन भी। तुम सब सच की बात कर रहे हो? वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। सच वो होता है जो ताकतवर बोले, और ताकत अभी भी मेरे पास है। इसने उंगली से इशारा किया तो 2 मुसल्ला मुहाफिज आगे बढ़ आए। माहौल में तनाव एक बार फिर सख्त हो गया। बादशाह आगे आया। कोई हथियार नहीं उठाएगा। अगर आज किसी ने तलवार निकाली तो वो मेरा दुश्मन होगा, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। ये अल्फाज सुनकर सब सकते में आ गए। जनादाद की आंखों में लम्हा भर को हैरत आई, मगर फिर इसने जहर भरी आवाज में कहा, तो आज बेटा बाप के मुकाबिल खड़ा है, सिर्फ एक गुलाम और एक लड़की की खातिर। गुलाम ने मजबूती से जवाब दिया, मैं किसी के मुकाबिल नहीं, मैं सिर्फ सच के साथ हूं। सुंदरी ने आगे बढ़कर कहा, और मैं इंसाफ के साथ। खुर्शीद ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, भाई तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरे शौहर को डराया, मेरी बेटी को मुझसे जुदा किया। क्या अब भी तुम खुद को बेगुनाह कहोगे? जनादाद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो सब मैंने खानदान की इज्जत के लिए किया था। इज्जत? बादशाह की आवाज गूंजी। इज्जत जुल्म से नहीं बुनती, सच से बुनती है। ये सुनकर जनादाद ने आखिरी वार खेलने का सोचा। अगर तुम सब मेरे खिलाफ हो तो ठीक है,
लेकिन याद रखो इस हवेली के कागजात, जमीनें, इख्तियार सब मेरे नाम हैं। अगर मैं चाहो तो तुम सबको एक लम्हे में बेघर कर सकता हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर गुलाम ने आहिस्ता से कहा, कागजात से घर बनता है, रिश्ते से खानदान। आपके पास शायद कागज हैं, मगर खानदान अब आपके साथ नहीं। ये सुनकर लज्जू अम्मा भी आगे आए। मैंने इस घर को बनते बिगड़ते देखा है। अगर आज भी हम खामोश रहे तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां दरवाजे पर रुक चुकी थीं। बादशाह ने सबको हैरान करते हुए कहा, मैंने कानून को बिला लिया है। अब फैसला तलवार से नहीं, अदालत से होगा। जनादाद चौंक उठा। तुमने हिम्मत कैसे की? बादशाह ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं अब डर कर नहीं जीना चाहता। पुलिस अंदर आई। सबूत पहले ही इकट्ठे किए जा चुके थे। धमकियों की रिकॉर्डिंग, खुफिया लेन देन और वो बयान जो आशिक अली ने अपनी मौत से पहले एक तहरीर में छोड़ा था, जो गुलाम के पास महफूज था। जनादाद की आंखों में पहली बार खौफ साफ नजर आया। जब इसे हथकड़ी लगाई गई तो वो चीखा, तुम सब पछताओगे। मगर इस बार किसी ने नजर नहीं झुकाई। जनादाद को ले जाया गया। हवेली की फिजा में अजीब सा सुकून फैल गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। खुर्शीद ने अपनी बेटी को गिले लगा लिया। सुंदरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनमें खौफ नहीं था। बादशाह गुलाम के सामने आया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। मैंने तुम्हें हमेशा अपना साया समझा, बादशाह ने धीरे से कहा, मगर आज मालूम हुआ कि तुम मेरा सहारा थे। गुलाम ने सर झुका दिया। मैंने कभी आपका साथ छोड़ने का नहीं सोचा था। सुंदरी ने दोनों की तरफ देखा। इसके दिल में मोहब्बत भी थी और आजमाइश भी। अब क्या होगा? बादशाह ने गहरी सांस ली। अब फैसला जबरदस्ती से नहीं होगा। सुंदरी, तुम जिसके साथ खुश रहो, वही इस घर का हिस्सा होगा। ये सुनकर गुलाम चौंका। सुंदरी की नजरें गुलाम से मिले। खामोशी में हजार बातें थीं। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सहन में फैल रही थी। एक दौर खत्म हो चुका था, मगर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि मोहब्बत का फैसला अभी होना था, और दिलों की जंग तलवारों की जंग से ज्यादा मुश्किल होती है। सुबह की रोशनी पूरे सहन में फैल चुकी थी, मगर हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब सांस तो ले रहे हों मगर दिल अब भी धड़कने से डर रहे हों। जनादाद के जाने के बाद पहली बार इस घर की दीवारों ने सुकून देखा था, मगर ये सुकून आर्जी था। असल इम्तिहान अभी बाकी था। सुंदरी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाग में खुलते फूल, हल्की हुआ, परिंदों की आवाजें, सब कुछ आम था, मगर इसका दिल गैर मामूली तूफान से गुजर रहा था। एक तरफ इसके बाप का बदला, इसकी माँ की इज्जत, और दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। गुलाम अंदर आया, मगर इसके कदमों में वो एतिमाद नहीं था जो पहले होता था। आपने बुलाया था? गुलाम ने धीमी आवाज में कहा। सुंदरी ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। मैंने नहीं, किस्मत ने बुलाया है। गुलाम खामोश रहा। कल बादशाह ने जो कहा, क्या वो सच था? सुंदरी ने सीधा सवाल किया। क्या वो वाकई हमें आजाद छोड़ देगा? गुलाम ने गहरी सांस ली। बादशाह बदल गया है। शायद पहली बार इसने दिल से फैसला किया है, ताकत से नहीं। सुंदरी की आंखों में नमी उतर आई। मगर क्या हम वाकई आजाद हैं? सिर्फ एक नई जंग के दरवाजे पर खड़े हैं। उसी लम्हे बाहर से शोर की आवाज आई। दोनों चौंक कर बाहर निकले। सहन में चंद लोग जमा थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ दूर के रिश्तेदार, और चंद वो लोग जो हमेशा ताकत के करीब रहते थे। एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा। बादशाह साहिब, हमने सुना है अपने जनादाद को गिरफ्तार करवा दिया। ये खानदान की बेइज्जती है। बादशाह मजबूती से खड़ा था। बेइज्जती जुल्म से होती है, इंसाफ से नहीं। मगर बात वहीं खत्म ना हुई। एक और शख्स बोला, अगर आज बाप को गिरफ्तार किया जा सकता है तो कल बेटा भी महफूज नहीं। हमें ऐसे हुक्मरान पर कैसे एतमाद हो? ये अल्फाज सुनकर गुलाम आगे आया। अगर हुक्मरान अपने बाप के खिलाफ भी इंसाफ कर सकता है तो यही इसकी ताकत है। मगर मजमिया कायल ना हुआ। बात बढ़ती गई। हवेली के बाहर लोग जमा होने लगे। अफवाहें फैलने लगे कि बादशाह कमजोर है, कि गुलाम असल में इक्तिदार संभालना चाहता है, कि सुंदरी इस सब के पीछे है। इसी हंगामे में एक खुफिया खत बादशाह के हाथ में आया। इसमें लिखा था, जनादाद अकेला नहीं था।
खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर सुंदरी इस घर में रही तो खून बहेगा। बादशाह के हाथ कांप गए। इसने खत गुलाम को दिखाया। गुलाम की आंखों में सख्ती आ गई। ये धमकी है। आ इंतबाह, बादशाह ने कहा। सुंदरी ने दोनों की बात सुनी। इसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो मैं इस घर के लिए खतरा हूं? नहीं, गुलाम ने फौरन कहा। खतरा वो हैं जो सच से डरते हैं। मगर सुंदरी ने फैसला कर लिया था, अगर मेरी वजह से इस घर में खून बहने का खतरा है तो मैं नहीं रहूंगी। ये नामुमकिन है। गुलाम की आवाज में दर्द था। नहीं गुलाम, मैंने एक बाप खोया है। मैं नहीं चाहती कि तुम बादशाह किसी और जंग में फंसो। बादशाह ने खामोशी से इसकी बात सुनी। फिर आहिस्ता से बोला, अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर याद रखो ये तुम्हारा घर है। इसी रात सुंदरी ने चुपके से हवेली छोड़ने का इरादा किया, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, गुलाम सामने आ गया। तुम अकेली नहीं जाओगी, ये मेरा फैसला है, और मेरा फैसला है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों के दरमियान खामोशी की दीवार खड़ी हो गई। बाहर आसमान पर बादल गरज रहे थे, जैसे आने वाले तूफान की खबर दे रहे हों। दूर कहीं से घोड़ों की टापू की आवाज आई। बादशाह ने बुर्ज से नीचे झांका। कुछ निकाब पोश सवार हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रात की तारीकी में घोड़ों की टापू की आवाज तेज होती गई। हवेली के दरवाजे पर पहरा देने वाले सिपाही घबरा कर इधर अलिफादेर देखने लगे। चंद ही लम्हों में निकाब पोश सवार मरकजी दरवाजे के सामने आकर रुक गए। फिजा में बारिश की बूंदें गिरने लगे, जैसे आसमान भी किसी बड़ी आजमाइश का गवाह बनने वाला हो। बादशाह फौरन नीचे आया। गुलाम पहले ही तलवार संभाले दरवाजे के करीब खड़ा था। सुंदरी चंद कदम पीछे थी, मगर इसकी आंखों में खौफ से ज्यादा अज़्म था। दरवाजा जोर से खटखटाया गया। दरवाजा खोलो, एक भारी आवाज गूंजी। हम जनादाद के आदमी हैं, इसे छोड़ दो, वरना ये हवेली आज रात सलामत नहीं रहेगी। सिपाहियों ने बादशाह की तरफ देखा। फैसला इसके हाथ में था। बादशाह ने मजबूत लहजे में कहा, दरवाजा मत खोलो, कोई बातचीत दीवार के इस पार से होगी। बाहर से कहकहा सुनाई दिया, बातचीत? अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है। तुमने अपने बाप को कैद करवा दिया, इसकी कीमत चुकानी होगी। गुलाम ने आहिस्ता से बादशाह से कहा, ये लोग सिर्फ डराने नहीं आए, उनके पास मंसूबा है। अचानक दरवाजे पर गोली चली। लकड़ी का पिट टूट कर हल गया। अंदर चीखें गूंज उठीं। लजू अम्मा और खुर्शीद को फौरन अंदरूनी हिस्से में ले जाया गया। गुलाम ने सिपाहियों को इशारा किया, सब मोर्चों पर चले जाओ। बारिश तेज हो गई, बिजली चमकी। निकाब पोश अफराद दीवार फलांग कर अंदर आने लगे। हवेली एक मैदान जंग में बदल गई। बादशाह ने खुद हथियार उठाया। इसके चेहरे पर अब कोई तजब्जुब नहीं था। आज अगर हम डर गए तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। एक निकाब पोश सीधा सुंदरी की तरफ बढ़ा। गुलाम ने फौरन इसके सामने आकर वार रोका। दोनों के दरमियान तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। तुम लोग नहीं समझते, निकाब पोश चीखा। जनादाद के पीछे और भी लोग हैं, तुम सब मरोगे। गुलाम ने जोरदार वार किया। निकाब पोश जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान एक और हमला आवर ने बादशाह पर पीछे से हमला किया। सुंदरी ने चीख कर खबरदार किया, बादशाह साहिब। बादशाह पलटा, मगर वार इसके बाजू पर लग चुका था। खून बहने लगा। गुलाम ने फौरन इस शख्स को धक्का देकर दूर किया। अब अंदर चले जाए, गुलाम ने कहा। नहीं, बादशाह ने दर्द के बावजूद कहा, ये मेरी जंग है। मगर हमला आवर ज्यादा थे। हवेली के अंदर अफरातफरी मच गई। अचानक सहन के एक कोने में आग भड़क उठी। किसी ने मशल फेंक दी थी। लकड़ी के सुतून जलने लगे। सुंदरी ने आग देखकर चीख मारी, अगर आग फैल गई तो सब खत्म हो जाएगा। गुलाम ने फौरन चंद आदमियों को आग बुझाने भेजा, मगर इसी लम्हे सबसे बड़ा निकाब पोश, शायद उनका सरदार, सामने आया। इसने निकाब उतारा। सब हैरान रह गए। वो जनादाद का पुराना दस्तनरास्त फहीम था, वो शख्स जो बरसों से खामोशी से हर साजिश में शामिल था। तुम समझते हो जनादाद के बगैर ये खेल खत्म हो जाएगा? इसने जहर भरी मुस्कराहट के साथ कहा। असल ताकत मेरे पास है। बादशाह ने खून आलूद बाजू के साथ कहा, ताकत खौफ से नहीं चलती, सच से चलती है।
फहीम ने हंसते हुए बंदूक सीधी सुंदरी की तरफ तान दी। तो फिर देखते हैं तुम्हारा सच कैसे बचाता है इससे। गुलाम ने एक लम्हा भी ज़ाय न किया, वो सुंदरी के सामने आ खड़ा हुआ। गोली चली, सहन में एक जोरदार आवाज गूंजी, सब कुछ चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। गुलाम जमीन पर गिर चुका था, सनदसरी की चीख फिजा में गूंज रही थी। बादशाह की आंखों में आग उतर आई। बारिश मुसलसल बरस रही थी, मगर इस बार जमीन पर पानी के साथ खून भी बह रहा था। सुंदरी गुलाम के पास घुटनों के बिल गिर गई, इसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बारिश के पानी में घुल रहे थे। गुलाम, आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। गुलाम के सीने से खून बह रहा था, मगर इसकी सांस अभी चल रही थी। इसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। रो मत, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। चुप रहो। सुंदरी ने इसके जख्म पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। बादशाह के अंदर जैसे आग भड़क उठी। इसने फहीम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी जहरीली मुस्कुराहट थी। पकड़ लो इसे, बादशाह गिरजा। सिपाही झपटे, मगर फहीम पीछे हटा और धुआं छोड़ने वाला बम जमीन पर फेंक दिया। चंद लम्हों में सहन धुएं से भर गया। चीखे, खांसी, अफरातफरी। जब धुआं छटा, फहीम गायब था। बादशाह गुलाम के पास आया। इसने अपनी पगड़ी फाड़कर गुलाम के जख्म पर बांधी। हकीम को बुलाओ, फौरन। सुंदरी गुलाम का सर अपनी गोद में रखे बैठी थी। तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दी? गुलाम ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। इसे फौरन अंदर ले जाया गया। हकीम ने जख्म का मुआयना किया। गोली कंधे के नीचे लगी है, अगर खून ज्यादा बह गया तो मुश्किल हो सकती है। सुंदरी दरवाजे के बाहर खड़ी दुआ मांग रही थी। इसके दिल में एक ही सदा थी, आ अल्लाह, इसे बचा ले। रात भर हवेली में चिराग जलते रहे। खुर्शीद बैठी तस्बीह पढ़ती रही। लजू अम्मा खामोश आंसू बहाती रहे। बादशाह अपने कमरे में तन्हा खड़ा था। इसकी आंखों में पहली बार बेबसी थी। मैं सब कुछ बचा सकता था, मगर इसे नहीं, इसने खुद से कहा। सुबह की पहली किरण के साथ हकीम बाहर आया। सबकी सांसें रुक गईं। खतरा टल गया है, मगर इसे आराम की सख्त जरूरत है। सुंदरी की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई। गुलाम नीम बेहोशी में था। इसने इसका हाथ थामा। मैं कहीं नहीं जा रही, इसने धीमी आवाज में कहा। अब चाहे जो हो जाए। इसी वक्त एक सिपाही तेजी से अंदर आया। बादशाह साहिब, खबर मिली है कि फहीम शहर से बाहर पुराने किले में छुपा है, और इसके साथ कुछ और लोग भी हैं। बादशाह की आंखों में सख्ती लूट आई। वो भाग नहीं सकता। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थामा रखा। ये जंग कब खत्म होगी? गुलाम ने कमजोर आवाज में कहा, जब तक जुल्म का आखिरी साया मिट ना जाए। बादशाह ने फैसला कर लिया, आज ही किले पर हमला होगा। खुर्शीद ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, खून का सिलसिला खत्म करो, मजीद जंग मत छेड़ो। मगर बादशाह जानता था कि अगर आज फैसला न हुआ तो कल ये आग फिर भड़केगी। शाम तक फौज तैयार हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे फिजा भी किसी अंजाम की मुंतजिर हो। किले के दरवाजे तोड़े गए। अंदर से गोलियों की आवाजें आईं। फहीम अपने आदमियों के साथ मुकाबला कर रहा था। आखिरकार एक सुनसान कमरे में बादशाह और फहीम आमने सामने खड़े थे। ये सब खत्म कर दो, बादशाह ने कहा। अपने आप को हवाले कर दो। फहीम हंसा। खत्म? तुम समझते हो एक फहीम के मरने से सब ठीक हो जाएगा? ताकत कभी खत्म नहीं होती, बस हाथ बदलती है। इसने दोबारा बंदूक उठाई, मगर इस बार गोली चलाने से पहले ही सिपाहियों ने इसे दबोच लिया। फहीम गिरफ्तार हो चुका था। जब बादशाह वापस हवेली आया, तो पहली बार इसके चेहरे पर सुकून था। गुलाम बिस्तर पर नीम दराज था। सुंदरी इसके पास बैठी थी। बादशाह दरवाजे पर रुका, फिर आहिस्ता से बोला, जंग खत्म हो गई है। गुलाम ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। अब शायद हम जीना शुरू कर सके। मगर तकदीर अभी पूरी तरह मेहरबान नहीं हुई थी, क्योंकि इसी लम्हे एक खुफिया खत फिर आया। इस बार मेहर लगी हुई, किसी अनजान नाम के साथ, और इसमें सिर्फ एक जुमला महल के बड़े हाल में असल बादशाह अभी जिंदा है। सुंदरी के अल्फाज अभी तक दीवारों से टकरा रहे थे। बादशाह की आंखों में पहली बार गुरूर के बजाय जख्म नजर आ रहा था।
वो आहिस्ता आहिस्ता गुलाम की तरफ बढ़ा। इसके कदमों की चाप ऐसी थी जैसे कोई फैसला जमीन पर लिखा जा रहा हो। तुमने मेरी वफादारी का यही सिला दिया। बादशाह की आवाज भारी थी। गुलाम ने नजरें झुकाने के बजाय सीधा बादशाह की आंखों में देखा। मैंने कभी अब से कुछ नहीं छीना, मगर मोहब्बत मांगी नहीं जाती, हो जाती है। ये सुनकर महफिल में खलबली मच गई। जनादाद जो अब तक खामोश तमाशाई बना खड़ा था, इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कराहट आ गई। इसे वही चाहिए था, भाइयों के दरमियान दरार। सुंदरी ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरा निकाह जबरदस्ती हुआ तो मैं ये हवेली छोड़ दूंगी। मैं इस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिससे मोहब्बत ना हो। खुर्शीद का दिल दहुल गया। वो अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहती थी, मगर वो जानती थी कि इसकी बेटी का दिल गुलाम के नाम हो चुका है। बादशाह ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर इसने ऐलान किया, निकाह आज नहीं होगा। जब तक मैं खुद फैसला ना कर लूं, कोई रस्म अदा नहीं होगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। इसी रात जनादाद ने गुलाम को अपने कमरे में बुलाया। इसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। एक गुलाम हमेशा गुलाम ही रहता है। तुमने बादशाह के सामने सर उठाने की जुर्रत कैसे की? गुलाम ने पहली बार जनादाद के सामने अपना दर्द खोला। मैं गुलाम जरूर हूं, मगर बेगैरत नहीं। आपने मेरी माँ से इसका हक छीना, मुझे बाप का साया ना दिया। अब मैं अपनी मोहब्बत भी खो दूं? नहीं। जनादाद का चेहरा सुर्ख हो गया। अगर तुमने पीछे कदम ना हटाया तो याद रखो, तुम्हारी माँ की जिंदगी मेरे हाथ में है। ये धमकी गुलाम के दिल पर वार थी। वो जानता था कि जनादाद किसी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ सुंदरी अपने कमरे में बेकरार बैठी थी। इसे एहसास हो चुका था कि इसकी मोहब्बत गुलाम के लिए मुसीबत बन रही है। वो खिड़की के पास खड़ी रात के अंधेरे को देख रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और बादशाह अंदर आया। वो खामोशी से इसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या वाकई तुम इससे मोहब्बत करती हो? इसने धीमी आवाज में पूछा। सुंदरी की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा मजबूत। हाँ, और ये सच है जिसे मैं बदल नहीं सकती। बादशाह के चेहरे पर दर्द अब नुमाया था। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को दिल से चाहा, और वो भी दिल की खालिश तेरी याद में रोती है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हश्र, अश्कों में बहते ही रहना, तुम बिन अधूरा थे। गुलाम नीम बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा था, मगर इसकी उंगलियां मुट्ठी की सूरत बंद थी, जैसे वो हार मानने को तैयार ना हो। कुछ फासले पर गाड़ी के ब्रेक चरचरा कर रुके। बादशाह गाड़ी से उतरा। इसकी सांसें तेज थीं। इसने गुलाम को इस हाल में देखा तो एक लम्हे के लिए इसका चेहरा सफेद पड़ गया। गुलाम, इसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो हवेली में थी। बादशाह ने इसे उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर शहर के एक खुफिया क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने कहा, चोट गहरी है मगर जान बच सकती है अगर देर ना हो जाए। उधर हवेली में सुंदरी बेचैन थी। इसे अंदर से अजीब सा एहसास हो रहा था। अचानक लज्जू अम्मा इसके पास आए और धीरे से बोले, बेटी, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तुम मजबूत रहना। इसी लम्हे जनादाद अपने कमरे में बैठा मुस्करा रहा था। इसे यकीन था कि गुलाम अब रास्ते से हिट चुका होगा। इसने अपने आदमी को फोन किया, काम हो गया? दूसरी तरफ से जवाब आया, हमने पूरी कोशिश की थी मगर कोई इसे उठा कर ले गया है। जनादाद का माथा शिकन आलूद हो गया। कौन हिम्मत कर सकता है मेरी मर्जी के खिलाफ? क्लिनिक में गुलाम को होश आया। इसने आंखें खोलीं तो सामने बादशाह को पाया। दोनों की नजरें मिले। कुछ लम्हों तक खामोशी रही, फिर गुलाम ने कमजोर आवाज में कहा, अब क्यों आए? बादशाह ने नजर चरा ली। क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। चाहे तुमने मेरा दिल तोड़ा हो, मगर मैं तुम्हें दुश्मन नहीं समझ सकता। गुलाम की आंखों में हैरत और दर्द एक साथ उभर आए। तो फिर मुझे क्यों भेजा गया? बादशाह खामोश रहा। इसे अंदाजा हो चुका था कि ये सब जनादाद की चाल है। इसके अंदर पहली बार अपने बाप के खिलाफ बगावत की चिंगारी जली। हवेली में इसी दौरान जनादाद ने ऐलान कर दिया कि गुलाम ने गद्दारी की है और इसे हवेली से निकाल दिया गया है। सुंदरी ये सुनकर तड़प उठी। वो सब के सामने बोली, गद्दारी इसने नहीं
किसी और ने की है। खुर्शीद ने अपनी बेटी को रोकना चाहा, मगर सुंदरी अब खामोश रहने वाली नहीं थी। अगर गुलाम मुजरिम है तो इसे सामने लाएं। मैं भी सुनना चाहती हूं इसका जुर्म। जनादाद की आंखों में गुस्सा चमका। एक अजनबी लड़की इस खानदान के मामलात में बोलने की जुर्रत कैसे कर सकती है? सुंदरी ने डटकर जवाब दिया, मैं अजनबी नहीं, आपके जुल्म की गवाह हूं। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। हवेली में मौजूद सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। राज की दीवारें हिलने लगे। क्लिनिक में बादशाह ने गुलाम का हाथ थामा। अगर मैं तुम्हें वापस ले जाऊं और सबके सामने सच बोलूं, क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? गुलाम ने आंखें बंद करके कहा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, मगर अब सच के साथ खड़ा हूंगा। बादशाह ने फैसला कर लिया। वो गुलाम को लेकर हवेली वापस आया। दरवाजे खिले और सबकी नजरें उन दोनों पर जिम गईं। जनादात के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, जिस पर तुम सब ने गद्दारी का इल्जाम लगाया, वो आज मेरे साथ खड़ा है। इस पर हमला हुआ, और ये हमला किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ने करवाया। हवेली में हलचल मच गई। जनादाद ने गुस्से में कहा, ये झूठ है। मगर गुलाम ने आगे बढ़कर कहा, अगर झूठ है तो मेरी आंखों में देखकर कह दे कि आपने कभी किसी को धमकी नहीं दी, कभी किसी को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। खुर्शीद की आंखों में आंसू थे, मगर इसके लबों पर हिम्मत थी। भाई, सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सुंदरी गुलाम के पास आकर खड़ी हो गई। अगर इसे सजा मिलेगी तो मैं भी इसके साथ होंगी। बादशाह ने पहली बार अपने बाप की तरफ सर्द निगाह से देखा। अब फैसला ताकत का नहीं, सच का होगा। ये सुनकर जनादाद ने महसूस किया कि जमीन इसके कदमों तले से खिसक रही है, मगर वो आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसकी आंखों में एक और चाल जन्म ले रही थी। हवेली की फिजा बदल चुकी थी। मोहब्बत, दुश्मनी, सच और इंतकाम सब एक ही छत के नीचे आमने सामने खड़े थे, और अब हर कदम एक नए धमाके की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ना हो सका, ये कहकर वो पलट गया, मगर जाते जाते इसकी आंखों में एक नया फैसला चमक रहा था। अगली सुबह हवेली में खबर फैल गई कि गुलाम को शहर भेज दिया गया है। किसी को मालूम ना था कि ये जनादात की चाल थी बादशाह का फैसला। सुंदरी को जब पता चला तो इसका दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई खुर्शीद के पास गई, मगर खुर्शीद भी बेबस थी। रास्ते में गुलाम को कुछ गुंडों ने रोक लिया। ये सब जनादात की साजिश थी। गुलाम पर हमला हुआ, मगर इसने पूरी ताकत से मुकाबला किया। जख्मी हालत में वो जमीन पर गिरा, मगर इसकी आंखों में हार ना थी। हवेली में इसी वक्त सुंदरी को एक खत मिला। गुलाम का खत, अगर मैं वापस ना आ सका तो जान लेना कि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, मगर अगर जिंदा रहा तो किसी भी दीवार को हमारे दरमियान नहीं आने दूंगा। सुंदरी की आंखों से आंसू बह निकले। इसने फैसला कर लिया कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। वो खुद सच को सामने लाए।